आज हम विभवमापी के बारे में चर्चा करते हैं कि विभवमापी क्या होता है और विभवमापी का क्या काम होता है। ठीक है, विभवमापी। तो विभवमापी से भी हम किसी परिपथ में विभवांतर या विद्युत भाग बल का मान ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, मैंने इससे पहले आपको वोल्ट मीटर पढ़ाया, तो वोल्ट मीटर में क्या है मैं आपको बता चुका हूं कि वोल्ट मीटर क्या करता है, दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर का मान देता। यदि में एक सेल है, आप जानते हैं कि सेल में होता है एक विद्युत भाग बल और एक आंतरिक प्रतिरोध। यदि इसके सिरों पर मैं क्या लगाऊं, इसके सिरों पर मैं वोल्ट मीटर लगाऊं, तो वोल्ट मीटर क्या बताएगा, टर्मिनल विभवांतर बताएगा। मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी कितनी, E माइनस आई आर। क्योंकि वोल्ट मीटर क्या देता है, वोल्ट मीटर जो आंसर देता है वो देता विभवांतर की। वोल्ट मीटर किसी एक बिंदु का विभव नहीं नाप सकता। वोल्ट मीटर तो जब भी नापेगा क्या नापेगा, विभवांतर नापेगा, दो बिंदुओं के बीच में वोल्टेज डिफरेंस या विभव में अंतर को नापेगा। ठीक है, जबकि यदि मुझे सेल का विद्युत भाग बल ज्ञात करना है, यदि विद्युत भाग बल का ज्ञात करना है तो इसका मतलब क्या है, इस प्रतिरोध में जो विभव का पतन होगा उसको ना नापूं और केवल क्या नापूं कि ओरिजिनल में कितना विद्युत भाग बल था। ये जो वोल्ट मीटर है ये क्या नाप देता है कि ओरिजिनल में कितना विद्युत भाग बल था प्लस अंदर कितना पतन हो गया, तो बाहर कितना आया सिरों पर, वो ये बताता है। पर मैं यही चाहूं कि मुझे केवल विद्युत भाग बल सेल का ज्ञात करना है, मुझे इससे मतलब नहीं कि अंदर कितना विभव का पतन हुआ है, मुझे केवल क्या नापना है, विद्युत भाग बल नापना है सेल का। तो मैं उसके लिए उपयोग करता हूं विभवमापी। विभवमापी वोल्ट मीटर से ज्यादा अच्छा, ज्यादा सुग्राही और ज्यादा संवेदनशील उपकरण है। ये क्या करता है, ये किसी भी सेल का, कौन, विभवमापी, ये किसी भी सेल का सीधे ही क्या नाप लेता है, विद्युत वाहक बल। जबकि वोल्ट मीटर कभी भी सेल का विद्युत भाग बल नहीं नापेगा, ये तो क्या नापेगा, विभवांतर E माइनस आई आर नापेगा। जबकि विभवमापी क्या नाप लेगा, सीधे ही विद्युत भाग बल का मान या E का मान नाप लेगा। तो यदि मुझे किसी सेल का विद्युत भाग बल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, विभवमापी की सहायता से किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल नापूंगा। ठीक है, जबकि वोल्ट मीटर कभी भी विद्युत भाग बल नहीं नापेगा। वोल्ट मीटर को क्या नापेगा, विभवांतर नापेगा। और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल नापना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, विभवमापी लगाऊंगा। तो विभवमापी क्या करता है, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल या विभवांतर नापता है। ठीक है, तो विभवमापी एक उपकरण होता है जिसका परिपथ निम्न अनुसार है। विभवमापी में क्या होता है, एक बैटरी होती है B1, ठीक है, एक कुंजी की है, ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक AB तार। इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। ठीक है, और जिस भी सेल है, जिस सेल का मुझे विद्युत वाहक बल क्या करना है, नापना है, उससे साथ एक धारामापी जोड़ के और एक जोंकी मतलब जो इस सिरों पर क्या करेगी, इधर उधर घूमेगी,
ये जोड़ देते हैं। ये होता है विभव मापी का प्राथमिक परिपथ, जो कि हमेशा निश्चित रहता है, और जिस भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसको हम जोड़ेंगे द्वितीयक परिपथ में, और ये धारामापी लगा के ये जोंकी को इधर से उधर चलाएंगे। इसके सिद्धांत में मैं केवल एक बात बता रहा हूं, उससे इसके सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अब देखिए जरा, यदि एक बैटरी है बी और एक ये प्रतिरोध है, ठीक है, ठीक है, अगर मान लो एक प्रतिरोध यहां भी जुड़ा हो तो आप केवल ये ए बी और ये दो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध हो जाएंगे। तो मेरा तो मुख्य उद्देश्य रहेगा इस बैटरी के कारण इस ए बी तार में क्या निकालना, इस ए बी तार में विभव निकालना कि इस ए बी तार में कितना विभव पतन हुआ है। और ये आप लोग निकाल सकते हो। इस तार का कुछ प्रतिरोध होगा, इसको आप अभी भूल जाओ नीचे वाले परिपथ को। तो एक बैटरी जुड़ी है, एक ये ए बी प्रतिरोध जुड़ा है, और भले ही एक प्रतिरोध में यहां भी जोड़ दूं, ठीक है, तो यदि दो प्रतिरोध है तो इस प्रतिरोध पे आप विभव निकाल सकते हो V = RI लगा के, ठीक है। यदि इस पे विभव कितना आ गया ए बी, ठीक है, और मान लो इस ए बी तार की लंबाई है L, तो इस तार पे मैं प्रति इकाई लंबाई पे विभव निकालूंगा, और प्रति इकाई लंबाई पर जो विभव होता है उसको मैं बोलता हूं विभव प्रवणता। क्या बोलता हूं मैं? प्रति इकाई लंबाई पे जो विभव होता है उसको मैं बोलता हूं विभव प्रवणता। तो मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो एक उद्देश्य क्या है, ये विभव मापी है, ये भूल जाओ, ठीक है। तुम तो ये ध्यान रखो कि ये ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध जुड़ा है, उस प्रतिरोध पे विभव निकाल लो, वोल्टेज निकाल लो। वो ही अपने सरल परिपथ में यदि एक प्रतिरोध है और अगर एक प्रतिरोध यहां जुड़ा हो तो आप इस प्रतिरोध में विभव निकाल सकते हो। तो ए बी को क्या मानो, एक प्रतिरोध मानो और उस पर निकाल लो विभव, ठीक है। और जो विभव आए उसको उसकी लंबाई से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या जाएगा विभव प्रति इकाई लंबाई। तो विभव प्रवणता क्या होती है, विभव प्रति इकाई लंबाई को ही बोलते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रति इकाई लंबाई को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब ये आप जानते हो कि ए का विभव उच्च रहेगा और ए से बी की ओर विभव क्या होगा, घटेगा। और मैंने इसकी प्रति इकाई लंबाई पे क्या निकाल लिया, विभव निकाल लिया। मतलब इसकी हर लंबाई पे विभव का क्या होगा, पतन होगा। ए होगा उच्च विभव पे और ये ए और बी से क्या होगा, विभव का पतन होगा। अब देखो, मुझे सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है तो इस पे ए बी पे तो हमेशा विभव का पतन होता रहेगा, और इसका प्रति इकाई लंबाई पे क्या विभव, ये मैंने निकाल लिया। अब मैं इस जोंकी को क्या करता हूं, इधर उधर सरकाता हूं, ठीक है। तो एक स्थिति ऐसी आती है जिससे कि धारा मापी में क्या रहे, धारा जीरो हो जाए। यदि धारा मापी में धारा जीरो हो गई, इसका मतलब यह है कि जो इस सेल का विद्युत वाहक बल है वो इस तार का जो विभवांतर आया उसके क्या आएगा, बराबर आएगा। मान लो ये जो जोंकी मैंने इधर उधर करी तो L1 लंबाई पे क्या आया, L1 लंबाई पर क्या आया, संतुलन बिंदु आया। संतुलन बिंदु का मतलब क्या होगा कि धारा मापी का विक्षेप क्या आया, L1 लंबाई पे धारा मापी का विक्षेप 0 आया, ठीक है। धारा मापी का विक्षेप क्या आ गया, 0 आ गया L1 लंबाई पे। देखो अब सब भूल जाओ, तुम इसका प्रति इकाई लंबाई पे विभव जानते हो, इस तार का प्रति इकाई लंबाई पे विभव है K। K क्या है, K कुछ नहीं है, तार का प्रति इकाई लंबाई पर विभव है। तो मतलब इकाई लंबाई पे कितने विभव का पतन होगा, K। और यदि संतुलन बिंदु L1 लंबाई पे आया, क्या आया, L1 लंबाई पे आया, तो इकाई लंबाई पे कितना विभव का पतन हुआ, K। तो L1 लंबाई पे कितने विभव का पतन होगा, K इंटू L1। और ये क्या दे रहा, संतुलन बिंदु मतलब क्या है, धारा मापी की धारा 0 है, तो इसका मतलब ये वाला विभव इसके समानांतर जोड़ा है E, इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो K L1 का मान क्या जाएगा, E। तो इससे क्या आप ज्ञात कर लोगे,
किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल। देखो हमको विभव मापी में कुछ भी नहीं करना, हम तो विभव मापी को एक सिंपल सर्किट समझेंगे, एक सरल परिपथ समझेंगे, और ए और बी के बीच में क्या जुड़ा है, ये बैटरी जुड़ी है, तो ए और बी के बीच में तो आप क्या निकाल लो, पहले ए बी का कोई प्रतिरोध है तो सरल सर्किट से आप क्या निकाल लो, उसका विभव निकाल लो, और विभव को लंबाई से डिवाइड कर दो तो प्रति इकाई लंबाई पे विभव हो जाएगा। और यदि ये ई बैटरी या जिस सेल का विद्युत वाहक बल नापना है वो L1 पे संतुलन दे रहा है, L1 पे संतुलन दे रहा है, मतलब जो L1 लंबाई का विभवांतर रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, E के बराबर रहेगा। तो इकाई लंबाई पे विभव का पता नहीं के, तो अगर संतुलन बिंदु L1 लंबाई पे है तो इकाई लंबाई पे के विभव का पता नहीं, तो L1 लंबाई पे विभव का पतन हो जाएगा कितना, K इंटू L1, और वो चूंकि इसके समानांतर है तो किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। L1 क्या है, L1 लंबाई पर संतुलन बिंदु आया है, तो इससे क्या कर लेंगे हम, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेंगे। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, हमारा तो क्या उद्देश्य रहेगा, इस ए बी तार पर विभव पता कर लो, ठीक है, और विभव पता करने के बाद लंबाई से डिवाइड कर लो, और वो किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर, संतुलन बिंदु की लंबाई L1 दियो तो E की वैल्यू क्या जाएगी, K इंटू L1। देखो संतुलन बिंदु का मतलब ये होता है कि देखो ये सेल है, ये धारा मापी है, यदि मैं देखो यहां प्रति इकाई लंबाई पे, तो यहां क्या होगा, विभव कम होगा, यहां इस तरफ आऊंगा तो यहां और यहां इन बिंदुओं के बीच में विभव में पतन होगा, यहां और यहां भी पतन होगा। तो मैं एक धारा मापी है, सुई होगी इसकी, यदि मैं इसको इधर उधर घुमा के देखूंगा, जिस स्थिति में जी का मान क्या आ जाए, 0 हो जाए, तो इसका मतलब है कि इधर जो विभवांतर होगा, ठीक है, और इधर जो विभवांतर होगा ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इसका विभव और इसका विभव, यहां धारा नहीं जा रही, मतलब एक बैटरी यहां लगा तो वो इधर धारा देगी, एक बैटरी इधर धारा देगी। यदि ये दोनों बैटरी बराबर होंगी तभी तो जी में विक्षेप नहीं आ रहा। तो L1 क्या है, वो बिंदु है जिस पे धारा मापी क्या दे रहा, विक्षेप 0 दे रहा, मतलब उस L1 लंबाई का विभवांतर किसके बराबर होगा, सेल के विद्युत वाहक बल के। और इकाई लंबाई का विभव क्या होता है, K, तो L1 लंबाई का विभव में पतन होगा K इंटू L1, और वो किसके बराबर रहेगा, E के बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये विभव मापी का प्राथमिक परिपथ रहता, हमेशा ऐसे ही रहता है, ठीक है ना। अब यदि विभव मापी की सहायता से मैं क्या कर सकता हूं, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की भी क्या कर सकता हूं, तुलना कर सकता हूं। कैसे, कि वही द्वितीयक परिपथ में एक सेल जोड़ दो, जी जोड़ के मान लो उसकी संतुलन बिंदु की लंबाई कितनी आई, L1, इसका विद्युत वाहक बल E1, तो इकाई लंबाई पे विभव का पतन है K, तो L1 लंबाई पे विभव का पतन होगा KL1, और वो किसके बराबर रहेगा, E1 के, ठीक है। अब मान लो एक और दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, फिर वही जी चला के वो झोंकी को इधर उधर चलाओ, मान लो उस पे संतुलन बिंदु की लंबाई आ गई L2, ठीक है। तो E2 क्या हो जाएगा, इकाई लंबाई पे K, तो L2 लंबाई पे विभव का पतन KL2, और वो किसके बराबर हो जाएगा, E2 के। तो यदि दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना है तो दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल संतुलन बिंदु की लंबाई के बराबर होते हैं। तो इससे कुछ नहीं, हम दो सेलों के विद्युत वाहक बल का भी मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कौन का, ये वाला। अब यदि मान लो, पहले ये बता रहा हूं, इस सेल का अपन ने प्रतिरोध क्या माना, आंतरिक प्रतिरोध नहीं लिया, तो E1 की वैल्यू KL1 और KL2 हो गई। अब यदि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध भी तुम्हें यदि दिया हो, तो उस समय जो KL1 है ना, वो सेल के समांतर नहीं रहेगा, किसके समानांतर रहेगा, टर्मिनल के समानांतर रहेगा। तो KL1 की वैल्यू हो जाएगी टर्मिनल वोल्टेज E माइनस I इंटू R1 के बराबर, और KL2 की वैल्यू हो जाएगी E2 माइनस I ऑफ R2 के बराबर, क्योंकि यदि R जुड़ा है तो उस समय ये KL1
इस ई के समानांतर नहीं है, बल्कि ई और आर दोनों के समानांतर है, मतलब सेल के सिरों के समानांतर है। उस समय KL1 की वैल्यू ई नहीं रहेगी, उस समय KL1 की वैल्यू रहेगी सिरों पर विभव, मतलब कितना, ई माइनस आई आर की वैल्यूज रहेगी के इंटू एल के बराबर। तो जो भी दिया वो कर लेंगे, हमें तो सिंपल एक परिपथ समझना है इसको, जो भी दिया रहा समानांतर विभव बराबर कर देंगे। ठीक है, तो विभव प्रवणता क्या होती है? विभव प्रवणता इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि विभव मापी में क्या महत्वपूर्ण है? विभव मापी में महत्वपूर्ण यह बात है कि मैं इसकी बहुत छोटी से छोटी लंबाई पे क्या निकाल सकता हूं, विभव निकाल सकता हूं, जिसको मैं क्या बोलता हूं, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता मैंने आपको क्या बताई, विभव प्रति इकाई लंबाई। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसकी बहुत छोटी से छोटी लंबाई पे विभव निकाल सकता हूं, मतलब बहुत छोटा से छोटा विद्युत भागबल भी मैं इससे क्या ज्ञात कर सकता हूं, ज्ञात कर सकता हूं। इसलिए इसकी सुग्राह्यता बहुत अधिक होती है, और लंबाई जितनी अधिक होगी के का मान उतना ही कम होगा, मतलब उतना ही बहुत अल्पतम लंबाई पे मैं क्या ज्ञात कर सकता हूं, विभव पता कर सकता हूं। मैं इतनी जितनी छोटी से छोटी लंबाई पे विभव ज्ञात कर लूं, उतना कम से कम हम क्या कर सकते हैं, विद्युत भागबल का मान ज्ञात कर सकते हैं। मुझे क्या करना, विद्युत भागबल का मान ज्ञात करना, और किसी भी चीज की सुग्राह्यता संवेदनशीलता क्या होती है कि वो एक न्यूनतम मान से अधिकतम मान तक का क्या कर ले, विद्युत भागबल नाप ले। भाई अगर विभव मापी मैंने बनाया है तो क्यों बनाया कि मैं इससे विद्युत भागबल का मान ज्ञात करूं। तो विद्युत भागबल में चाहूंगा कि यदि बहुत छोटी बैटरी है जिसका विद्युत भागबल कम है वो भी नाप लूं, और वो विद्युत भागबल भी नाप लूं जो बहुत ज्यादा हो। समझ में आ रही है? अब यदि इस तार की लंबाई L है और यदि कोई विद्युत भागबल ऐसा है जो कि इसकी पूरी लंबाई पे क्या नहीं दे रहा, संतुलन बिंदु नहीं दे रहा, हो सकता है संतुलन बिंदु यहां आए, इस पॉइंट पे आए, तो मैं उस विद्युत भागबल का मान इससे नहीं नाप सकता। मतलब मुझे अधिकतम विद्युत भागबल तो मेरे लिए क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, सीमित हो गया। मैं उस विद्युत भागबल को नहीं नाप सकता जो संतुलन बिंदु इस तार पे दे ही ना। ठीक है, अगर मान लो संतुलन बिंदु इस तार पे दिया ही नहीं मान लो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी के सिरों पर विभवांतर है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा क्या है, इस सेल का विद्युत भागबल है, तो मैं नहीं नाप सकता। पर न्यूनतम तो मैं नाप सकता हूं ना। तो न्यूनतम के लिए मैं चाहिए कि मुझे विभव प्रवणता बहुत छोटी से छोटी लंबाई पे पता हो, और यदि लंबाई अगर अधिक होगी तो विभव प्रवणता क्या होगी, कम से कम। तो विभव प्रवणता जितनी कम होगी उतनी सुग्राह्यता होगी विभव को नापने के लिए। तो विभव मापी की लंबाई बढ़ाने से विभव मापी की विभव प्रवणता घटती है, या विभव मापी की सुग्राह्यता क्या होती है, विभव मापी की सुग्राह्यता। सुग्राह्यता समझ गया, मतलब कम से कम विभव नापने की क्षमता क्या होती है, सुग्राह्यता बढ़ती है। कब, जब लंबाई आप बढ़ाओगे तो। ठीक है, तो हम अधिकतम विद्युत भागबल कितना नाप सकते हैं, केवल इस लंबाई पे। यदि कोई सेल ने इस लंबाई पे संतुलन बिंदु दिया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल का विद्युत भागबल ए बी सिरों पर विभवांतर से क्या है, बहुत अधिक है। और यदि L1 पे दे दिया तो इसका मतलब है कि इन पॉइंटों के बीच में विभवांतर विद्युत भागबल के बराबर है। ठीक है, और अगर मैं इस तरफ आऊंगा तो क्या होगा, विभवांतर से बड़ा विद्युत भागबल होगा। ठीक है, इधर आया तो विभवांतर और विद्युत भागबल बराबर होंगे, और इधर जाऊंगा तो विभवांतर बड़ा होगा विद्युत भागबल से। तो एक बिंदु से इस तरफ और उस तरफ, इस तरफ विभवांतर बढ़ता है, उस तरफ विद्युत भागबल बढ़ता है, और बीच में विभवांतर और विद्युत भागबल बराबर होता है, वही होती है संतुलन बिंदु। उसका अपन KL1 से क्या निकाल सकते हैं, बैटरी का विद्युत भागबल निकाल सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि वोल्ट मीटर से हम कितना अधिकतम विद्युत भागबल नाप सकते हैं सेल का, जो कि इस L लंबाई पे संतुलन बिंदु दे दे। यदि नहीं दिया तो हम उस विद्युत भागबल को नहीं नाप पाएंगे।
अब जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, विभव मापी को हम उदाहरण के जरिए ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। वही मान लो एक विभव मापी है, इसका ये 10 वोल्ट की बैटरी है प्राथमिक परिपथ में, ठीक है, और ये एक 2 ओम का प्रतिरोध है, और जो तार है, ठीक है, जो तार है ए बी, ये मान लो है 100 सेंटीमीटर का, ठीक है, और इस 100 सेंटीमीटर का प्रतिरोध है 3 ओम, ठीक है। और यदि एक सेल इसकी 50 सेंटीमीटर पे क्या दे रहा है, संतुलन बिंदु दे रहा है, कितनी सेंटीमीटर पे, 50 सेंटीमीटर पे संतुलन बिंदु दे रहा है, तो इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, एक क्वेश्चन ये, समझ गए। प्राथमिक परिपथ में विभव मापी की 10 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का प्रतिरोध, 3 ओम का प्रतिरोध, विभव मापी के तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर, और ये जो सेल है ये 50 सेंटीमीटर पे क्या दे रहा, संतुलन बिंदु दे रहा है, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो मुझे सबसे पहले क्या बताना है कि यदि ये 50 सेंटीमीटर पे क्या दे रहा है, संतुलन बिंदु दे रहा है, तो मैं 50 सेंटीमीटर पे क्या निकाल लूं, विभव निकाल लूं, और वो किसके बराबर रहेगा, ई के बराबर। अब 50 सेंटीमीटर पर विभव निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे इकाई लंबाई पे विभव चाहिए, और इकाई लंबाई पे विभव चाहिए का मतलब पहले मुझे इस ए बी पे क्या चाहिए, विभव चाहिए, और उसको मैं लंबाई से डिवाइड करूंगा तो इकाई लंबाई पे विभव आएगा। तो अब क्या परिपथ हो गया, एक 10 वोल्ट की बैटरी हो गई, और उसके श्रेणी क्रम में एक 3 ओम का प्रतिरोध और 2 ओम का प्रतिरोध हो गया। तो क्या निकालो, सबसे पहले आप करंट निकालो, V इक्वल टू आर आई लगाओ, 10 वोल्ट की बैटरी है, टोटल 3 और 2 5 ओम क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। धारा कितनी आई, 1/2 एम्पियर की, ठीक है। वो धारा चलेगी, इस 3 ओम में क्या रहेगी, इस 3 ओम में भी क्या रहेगी, 1/2 एम्पियर की धारा रहेगी। क्या, हाँ 2 एम्पियर आ गई धारा, ठीक है। तो ये 2 एम्पियर की धारा भी क्या रहेगी, इस 3 ओम में भी रहेगी और इस 2 ओम में भी रहेगी। क्लियर है। तो मुझे ए बी क्या है, ए बी है 3 ओम, तो इस 3 ओम में क्या निकाल लूं मैं, विभव निकाल लूं। फिर लगाऊं मैं V इक्वल टू आर आई, 3 ओम प्रतिरोध है, धारा है 2 एम्पियर की, तो विभव कितना आ गया, 6 वोल्ट। तो मेरा क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा, इस तार में विभव निकालना। समझ गया मेरी बात। इस तार में मैंने विभव निकाल लिया 6 वोल्ट, और टोटल लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो के कैसे निकलेगा, विभव प्रति इकाई लंबाई। बस ये आ गया कितना, के। अब के क्या होता है, इकाई लंबाई पे विभव, और संतुलन बिंदु है कितना, 50 सेंटीमीटर। तो इकाई लंबाई पे विभव है 6/100, तो 50 सेंटीमीटर पर विभव होगा इतना, और वो किसके बराबर रहेगा, ई के बराबर। बस, तो ई का मान कितना आएगा, इस सेल का विद्युत वाहक बल होगा 3 वोल्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो अपन चर्चा करते हैं धारा के रासायनिक प्रभाव पर, ठीक है। इसके 2 कॉन्सेप्ट हैं, वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। जब भी अपन विद्युत अपघट्ट के विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहां क्या हो जाता है, द्रव्यमान जमा हो जाता है। कैथोड पे धनात्मक और एनोड पे ऋणात्मक द्रव्यमान जमा हो जाता है। तो जो द्रव्यमान जमा होता है ना, वो प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती और उस समय के समानुपाती होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है। तो टोटल समानुपाती हो जाएगा I × T के, और जो द्रव्यमान जमा होता है समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो एक नियतांक आएगा जिसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है ना। ठीक है। तो ये द्रव्यमान जमा होता है कितना, M इक्वल टू ZI × T। अब मैं तुमको इसका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जब भी धारा का रासायनिक प्रभाव आए, तो एक बात ध्यान रखना कि 96500 कूलाम आवेश, कितना, 96500 कूलाम आवेश से कोई भी चीज हो, उसका क्या जमा होता है, उसका जमा होता है
तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार होता है भार बटे संयोजकता। भार आएगा या परमाणु भार, ठीक है। ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तुल्यांकी भार क्या होता है, भार बटे संयोजकता। तो अपना सीधा निष्कर्ष क्या निकला, हमारा सीधा निष्कर्ष निकला कि जब भी हम 96500 कूलाम आवेश प्रवाहित कर देंगे, किसी भी चीज का क्या मुक्त और संचित होगा, उसका तुल्यांकी भार। तो हमें यदि तुल्यांकी भार पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं कि कितना आवेश प्रवाहित करेंगे, तो कितना, हमको केवल एक छोटी सी चूंकी जमाना है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव एक लाइन का है। हमको क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम 96500 कूलाम आवेश प्रवाहित करेंगे, क्या मुक्त और संचित होगा, तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार क्या होता है, भार बटे संयोजकता। जैसे इसके मैं एक दो एग्जांपल देके बता रहा हूं कि जैसे चांदी है, तो चांदी का परमाणु भार होता है 108 और संयोजकता रहती है 1, तो चांदी का तुल्यांकी भार कितना होगा, चांदी का तुल्यांकी भार होगा 108 ग्राम, ठीक है। तो यदि मान लो AgCl विद्युत अपघट्य भरा है और मैंने बोल दिया कि मुझे 10.8 ग्राम चांदी क्या करना है, 10.8 ग्राम चांदी संचित करना है, तो कितने कूलाम आवेश प्रवाहित करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे AgCl विद्युत अपघट्य का विलयन है और मुझे कितना द्रव्यमान जमा करना है, 10.8 ग्राम द्रव्यमान जमा करना है। तुम हमेशा केवल रासायनिक प्रभाव में एक चूंकि ध्यान रखना कि 96500 कूलाम से क्या मुक्त और संचित होता है, किसी भी चीज का तुल्यांकी भार। बस इस चूंकि से पूरा रासायनिक प्रभाव हो जाता। अब मुझे कितना जमा करना है, 10.8 ग्राम चांदी जमा करना है। तुम सबसे पहले चांदी का तुल्यांकी भार क्या होगा, चांदी का तुल्यांकी भार होता है 108 ग्राम, ठीक है। और मुझे जमा कितना करना है, 10.8 ग्राम। तो सिंपल है, चूंकि जमा रहा हूं क्या कि चूंकि 108 ग्राम चांदी कब जमा होती है, जब मैं कितना कूलाम आवेश प्रवाहित करूं, 96500 कूलाम आवेश प्रवाहित करूं, ठीक है। तो 1 ग्राम चांदी जमा होगी जब कितना, जब मैं 9650 कूलाम बटे 108 इतना आवेश प्रवाहित करूं। और मुझे जमा क्या करना है, 10.8 ग्राम चांदी जमा करना है। तो कितना आवेश प्रवाहित करना पड़ेगा, 9650 बटे 108 इंटू 10.8, 10.8 से 10 बार ये कट जाएगा, तो आवेश कितना प्रवाहित करना पड़ेगा, 9650 कूलाम। केवल एक चूंकि ध्यान रखना है कि 96500 कूलाम आवेश क्या मुक्त और संचित करता है, तुल्यांकी भार मुक्त और संचित करता है। बस एक चूंकि जमाना है हमको कि 96500 कूलाम आवेश हमेशा क्या करता है, किसी भी चीज का तुल्यांकी भार मुक्त और संचित करता है, ठीक है। अब यदि मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना होता है, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार होता है परमाणु भार बटे संयोजकता, मतलब 16/2, मतलब कितना होता है तुल्यांकी भार 8 ग्राम, ठीक है। तो यदि मुझे
40 ग्राम ऑक्सीजन जमा करना है तो क्या करना पड़ेगा, कितने कूलम आवेश प्रवाहित करना पड़ेगा, फिर वही चूकी जमाओ, कौन सी कि 8 ग्राम जमा करने के लिए तुल्यांकी वाला ऑक्सीजन कितना है 8, तो 8 ग्राम जमा करने के लिए कितना प्रवाहित करना पड़ेगा 96500, इसलिए 1 ग्राम के लिए 96500 बटे 8, और कितने ग्राम ऑक्सीजन जमा करना 40 ग्राम, तो इंटू 40, मतलब आंसर जाएगा 0055, कितने कूलम आवेश। केवल विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में एक चूंकिया, ये ध्यान रखना है कि 96500 कूलम से क्या मुक्त और संचित होता है, तुल्यांकी भार।